सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम बाकी लेक्चर जैसे हमने थोड़ी इजी चीज़ें और थोड़ी सिंपल चीज़ें हमने देखी हैं अब तक पिछले लेक्चर्स तक, लेकिन इस वाले लेक्चर से हमारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस सीरीज़ में एकदम सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एकदम आसान ईजी वे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो लेक्चर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं एक ही सिंगल लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और मैं आपको जितनी भी हमारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी उनको हम यहाँ पे एकदम इजी वे में समझ रहे होंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हॉट पार्टीशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हॉट पार्टीशंस होने की रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और हमने वहाँ पर नाइकी एड का एक एग्जांपल लिया था। तो वहाँ पर हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी कि हॉट पार्टीशंस किसकी वजह से हो सकते हैं। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि उन हॉट पार्टीशंस को डील करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम लोग उन हॉट पार्टीशंस को कैसे टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ways टू डील विद इट, यहाँ पे हम लोग 3 तरीके समझने वाले हैं हॉट पार्टीशंस से डील करने के। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला तरीका। और पहला तरीका है हमारा रिमूव द की। बाहर मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, धूप एकदम मस्त निकली हुई है और हम लोग अपने घर के अंदर एकदम मस्त मस्त चीज़ें पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे वी रीच द सिचुएशन वेयर वन पार्टीशन इज ओवरलोडेड। हमने देख लिया था कि हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं, लेकिन हमारा एक पार्टीशन हमारा ओवरलोड हो रखा है। क्यों ओवरलोड हो रखा है वो हमने लास्ट लेक्चर में अपने देख ही लिया था। द इम्पॉर्टेंट इंसाइट इज अ हॉट पार्टीशन इज फंडामेंटली अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। देयर आर 3 ब्रॉड वेज टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो हॉट पार्टीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है हमारी, कि हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस हमारे एग्जिस्ट करते हैं। पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, मल्टीपल पार्टीशन हमारे पास है। हमारे पास मल्टीपल सर्वर मशीन्स हमने स्पिन अप कर रखी हैं, लेकिन हमारा जो हॉट पार्टीशन आ रहा है वो सिर्फ एक ही पार्टीशन आ रहा है, कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक है वो सिर्फ एक ही पार्टीशन पर जा रहा है। क्यों जा रहा है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है कि अगर हमारा ये जो ट्रैफिक है ये सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी पार्टीशंस में भी, कि कुछ ट्रैफिक पार्टीशन 0 में चला जाता है, कुछ पार्टीशन 1 में चला जाता है, कुछ पार्टीशन 3 में चला जाता, तो हमारी ये प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक इसको रिजॉल्व कर लेते। लेकिन हमारा जो सारा का सारा ट्रैफिक है, जो सारे सारे इवेंट्स हैं वो एक ही पार्टीशन में जा रहे हैं, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसको देखते हैं कि हम हॉट पार्टीशंस से डील करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला तरीका है रिमूव द की। इफ ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, डोंट फोर्स रिलेटेड इवेंट्स इनटू द पार्टीशन। अब यहाँ पे रिमूव द की का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर हमारे इवेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इवेंट्स को प्रोड्यूस करके काफका में डाल रहे हैं, और कंज्यूमर्स काफका से उन इवेंट्स को पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेता हूँ कि हमारे पास ये प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर है और ये हमारा काफका हो गया। ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो इवेंट्स काफका में पुश कर रहे हैं और हमारा जो कंज्यूमर्स हैं वो काफका से इवेंट्स को पिकअप कर रहे हैं। अब काफका भी हमारा इतना छोटा सा नहीं है, हमारा काफका बड़ा होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमने अब पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास काफका के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, P0, P1, P2, P3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पार्टीशंस बना दिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, P0, P1, P2, P3, P4। ओके, और हमारे पास हमने ये भी पढ़ा था कि जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वो एक पार्टीशन में जाते हैं। जैसे कि अगर हमने ब्राज़ील मैच और फ्रांस मैच की हमने बात करी थी कि जो भी ब्राज़ील मैच से रिलेटेड इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे जाएंगे P0 में, और फ्रांस से रिलेटेड जो भी मैचेस होंगे वो जाएंगे P1 में, जिससे कि हम ऑर्डरिंग उनकी मेंटेन कर पाएँ, उनकी ऑर्डरिंग प्रिजर्व कर पाएँ कि कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हो रहा है, ये हम ऑर्डरिंग मेंटेन कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर ब्राज़ील मैच की हम लोग बात करें और उसके रिलेटेड सारे इवेंट्स P0 में जा रहे हैं, तो सबसे पहला इवेंट कौन सा हो सकता है कि टॉस हुआ,
दूसरा इवेंट कौन सा हो सकता है, किक ऑफ हुआ। तीसरा इवेंट कौन सा हो सकता है, गोल हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो सारे इवेंट्स होंगे वो ऑर्डर ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि हम उनको एक पार्टीशन में रख रहे हैं। अगर मल्टीपल पार्टीशंस में रखते हैं तो हमारा ऑर्डर बिगड़ने लगता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हम वही यहाँ पर कह रहा है कि इफ ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, हमें अगर वो ऑर्डर नहीं चाहिए, इफ ऑर्डरिंग डजेंट मैटर फॉर अस, डोंट फोर्स रिलेटेड इवेंट्स इनटू द सेम पार्टीशन। ये हम जो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, सारे के सारे रिलेटेड इवेंट्स को एक ही पार्टीशन में पुश कर रहे थे, हम वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ की इक्वल्स टू ऐड आईडी, जो हम यहाँ पे की चूज करते हैं, ऐड आईडी जो हमने चूज करी थी लास्ट लेक्चर में, यू कैन प्रोड्यूस विदाउट अ की, काफका कैन देन डिस्ट्रीब्यूट रिकॉर्ड्स अक्रॉस पार्टीशंस। इसका मतलब ये है कि हम जो लास्ट लेक्चर तक एक की चूज कर रहे थे, हमने एक यूनिक की चूज करी थी कि हम यूनिक की चूज करेंगे, उसको हैश फंक्शन में पास करेंगे, वो एक पार्टीशन का नंबर हमें निकाल करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने की ही रिमूव कर दी, हम कोई की ही चूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इवेंट्स को उठा करके काफका को दे दे रहे हैं, और काफका फिर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ले रहा है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन इवेंट्स को। कि अगर हम लोग एक की देंगे तो उस की करस्पॉन्डिंग जो पार्टीशन नंबर निकल के आएगा, हम काफका उस पार्टीशन नंबर में हमारे इवेंट्स को राउट करते जाएगा। लेकिन अगर हम की ही नहीं देंगे, हम की ही रिमूव कर दे रहे हैं, तो काफका ऑटोमेटिकली इवेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जितने भी पार्टीशंस उसके पास हैं। तो अगर हमें, लेकिन वहां पे हमारा ट्रेड ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड ऑफ ये होगा कि हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं रह पाएगी, क्योंकि हम जो भी स्टार्टिंग में रिलेटेड इवेंट्स को एक ही पार्टीशन में पुश कर रहे थे, तो लेकिन हमने अगर की ही रिमूव कर दी तो सारे रिलेटेड इवेंट्स एक पार्टीशन में नहीं रहेंगे, काफका उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इवनली अक्रॉस ऑल द पार्टीशंस। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पर हमें ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं है, तो हम वहां पर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी क्लिक हुआ, नाइकी के ऐड पर यूजर ने क्लिक किया, तो उसका जो इवेंट है वो P0 पर आउट हो गया। सिमिलरली किसी दूसरे यूजर ने नाइकी के ऐड पर क्लिक किया, तो उसका जो इवेंट है वो P2 में राउट हो गया, सिमिलरली P1 में राउट हो गया, सिमिलरली P3 में राउट हो गया। तो काफका ने ऑटोमेटिकली उसको राउट कर दिया अलग अलग पार्टीशंस पर। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एकदम मस्त हो गया, एकदम एक्सीलेंट हो गया। ओके, बट यू हैव इंटेंशनली गिवन अप द ऑर्डरिंग, यहाँ पे हम ऑर्डरिंग को छोड़ दे रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं। we have intentionally given up the ordering guarantee associated with a particular key, so the decision is need ordering, keep key, if we do not need ordering, consider no key। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रेड ऑफ आया है वो ये है कि हमने इंटेंशनली जो ऑर्डरिंग हम लोग मेंटेन करके रख रहे थे, जो सारे रिलेटेड इवेंट्स थे वो एक ही पार्टीशन में जा रहे थे, हमने उस मेथड को चूज ना करके हमने की ही रिमूव कर दी, और काफका ऑटोमेटिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है मल्टीपल पार्टीशंस में। तो अगर हम अगर ये जो चीज़ है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हमारे सिस्टम डिज़ाइन के लिए एक्सेप्टेबल है कि हम की को रिमूव कर सकते हैं, हमें हमारे लिए ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, वहाँ पर ही हमें ये जो स्ट्रेटेजी है रिमूविंग द की वाली, ये हमें एडॉप्ट करनी है। ओके, अगर हमें ऑर्डरिंग चाहिए तो हम इस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम डिजाइन ट्रेड ऑफ। यू डोंट फिक्स अ हॉट पार्टीशन फॉर फ्री, यू एक्सचेंज वन प्रॉपर्टी फॉर अनदर, कि हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है विद एक्सचेंज ऑफ अनदर, कि हमें यहाँ पर ऑर्डरिंग हमें इंटेंशनली हमने गिव अप कर दी टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द इवेंट्स। अगर हम यहाँ पे ऑर्डरिंग मेंटेन करते तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था, हमारा हॉट पार्टीशन आ रहा था। तो सिस्टम डिज़ाइन में बहुत जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हम लोग ट्रेड ऑफ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि अगर हमें एक चीज़ हमें मिल रही है तो दूसरी चीज़ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और अगर दूसरी चीज़ मिल रही है तो पहली चीज़ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सिमिलरली हम ये ट्रेड ऑफ थोड़ी देर बाद भी देखेंगे जब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, लेकिन आई होप आपको रिमूविंग द की वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका होता है कि हम रिमूव की को ही रिमूव कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड की बनाते हैं। कंपाउंड की का मतलब है कि हमने कुछ की, हमारे पास स्टार्टिंग में तो ऐड आईडी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक और वेरिएबल उसमें ऐड कर दिया :n, जिससे कि हमारी एक कंपाउंड की बन गई। हम या तो ऐड आईडी :n भी इंक्लूड कर सकते हैं, और या फिर हम कुछ इस तरह की भी बना सकते हैं, ऐड आईडी यूजर आईडी। तो जिससे कि हमारा जो प्राइमरी की है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्राइमरी की हमारी यूनिक नहीं रहती तो हम मल्टीपल कीज को कंपाउंड कर, मल्टीपल कीज को जोड़कर एक कंपाउंड की बना देते हैं, उसको हम प्राइमरी की तरह बिहेव करते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स को हमने एज अ प्राइमरी की बना दिया। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो अगर हम कुछ इस तरह से की बना देंगे तो जो हमारे इवेंट आईडीज जनरेट होंगी
इवेंट आईडीज नहीं, जो हमारी की जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो हमारी एड आईडी कॉलम 1 जनरेट हुआ, एड आईडी कॉलम 2 जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सारी की सारी ये कीज़ हैं ये यूनिक हैं। तो सारी जो सारी की सारी कीज़ हमारी यूनिक हैं वो करेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में ऑटोमेटिकली राउट होती जाएंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नाउ सपोज वी डू नीड सम नोशन ऑफ एफिनिटी बट वन की इज जनरेटिंग टू मच ट्रैफिक। जो हमने देखा था, जो नाइकी का एड आईडी हम लोग यूज़ कर रहे थे एज अ की, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहा था एक पार्टीशन में। यूज़ द की समथिंग लाइक की इक्वल्स टू एड आई डी कॉलन एन, क्रिएट समथिंग लाइक, हमने कुछ इस तरह से हमने कीज बना ली। तो उसके बाद हम इन कीज को हैश फंक्शन पास करेंगे और हैश फंक्शन एक पार्टीशन नंबर जनरेट करके दे देगा यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारे पास यूनिक एड आईडीज थी, जो सेम एड आईडीज थी, वो करेस्पॉन्डिंगली पहले एक ही पार्टीशन में राउट हो रही थी, हमने उनको चेंज करके उनका नंबर ही चेंज कर दिया। तो हैश फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन नंबर्स जनरेट करेगा। तो हमारे जो सारे एड आईडीज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में ऑटोमेटिकली राउट हो जाएंगे। या फिर हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक यूनिक एड आईडी जनरेट हुई, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक। जो पहले हमारे पास ये सिमिलर थी, एड आईडी थी, एड आईडी थी, तीसरे इवेंट में भी एड आईडी थी, 10th इवेंट में भी एड आईडी थी। तो हमने उसको चेंज करके हमने कॉलन यूजर आईडी भी लगा दी, जिससे कि हम जब इस पर्टिकुलर यूनिक की को हैश फंक्शन में पास करेंगे तो जो पार्टीशन वो नंबर निकाल के देगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्टीशन नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड की मदद से भी हॉट पार्टीशन को हटा सकते हैं, हॉट पार्टीशन से डील कर सकते हैं। नाउ काफका हैशेस दीज एज डिफरेंट कीज, देयरफॉर एड आईडी 1 है तो उसको हम P2 में भेज देंगे, जो एड आईडी 2 से रिलेटेड है उसको हम P7 में भेज देंगे, जो एड आईडी 3 से रिलेटेड है वो P1 में भेज देंगे। द ट्रैफिक गेट्स स्प्रेड आउट, दिस इज ऑफन कॉल्ड की सॉल्टिंग। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक ये है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है, अगर हमारा सिस्टम एक नॉर्मली काम कर रहा है, जैसे कि हमारे सिस्टम पे 10,000 यूज़र्स हमारे पास नॉर्मली हैं और हमारे पास इतने सर्वर्स हैं कि वो 10,000 यूज़र्स को या 10,000 मैसेजेस पर सेकेंड को हमारा काफका टेक केयर कर पा रहा है, तो वहाँ पर हमें ये वाला लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हॉट पार्टीशन ना आए। जैसे ही हमारा हॉट पार्टीशन आ जाता है, हमें इस तरह से अपना लॉजिक लिखना है कि जैसे ही हमारा हॉट पार्टीशन आ जाए वो ऑटोमेटिकली जो हमारी कीज़ हैं वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रैफिक कम है और हमारा जो काफका के सर्वर्स हैं वो उस ट्रैफिक को डील कर पा रहे हैं, उस ट्रैफिक को टेक केयर कर पा रहे हैं, तो ये वाला लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम बेकार में ही अपनी ऑर्डरिंग को क्यों गिव अप करें। अगर हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन रह सकती है तो हम उसको मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, जो हमारी ऑर्डरिंग उसको प्रिजर्व करने का ट्राई करेंगे। लेकिन जब जब हॉट पार्टीशंस आ जाएंगी तब हमें कुछ इस तरह से लॉजिक लिखना है कि ऑटोमेटिकली जो कीज़ हैं वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। और वो भी सिर्फ अगर नाइकी की ही, ये हमें सिर्फ नाइकी के ऐड के साथ ही करना है जिस ऐड से रिलेटेड हॉट पार्टीशंस हमारे क्रिएट हो रहे हैं। बाकी के ऐड्स के लिए ये वाला लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना ऑर्डरिंग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इसको हम यूजुअली कह देते हैं की सॉल्टिंग एंड द ट्रैफिक गेट्स स्प्रेड आउट। व्हाई इज दिस पावरफुल, क्यों ये पावरफुल है, इसको भी देख लेते हैं। सपोज नाइकी प्रोड्यूसेस 1 लाख क्लिक्स पर सेकेंड, वन पार्टीशन कैंट कंफर्टेबली हैंडल दैट, कि हमारा जो नाइकी है, नाइकी का ऐड है वो 1 लाख क्लिक्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर और सारे क्लिक्स हमारे सारे इवेंट्स हमारे एक ही पार्टीशन पर राउट हो रहे होंगे, तो वन पार्टीशन वहाँ पे हमारा हॉट पार्टीशंस वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी। वी स्प्लिट द स्ट्रीम इनटू 10 लॉजिकल बकेट्स, हम उस स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स को जो नाइकी के एड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको 10 लॉजिकल बकेट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि एड आईडी कॉलन 0, एड आईडी कॉलन 1, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 लाख क्लिक्स थे, इसको हमने 10 लॉजिकल बकेट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक बकेट के पास कितने क्लिक्स जा रहे होंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 विच इज 10,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मैसेजेस पर सेकेंड पर बकेट। इट इज़ मच हेल्दियर कि पहले जहाँ पर एक बकेट 1 लाख क्लिक्स 1 लाख क्लिक्स को हैंडल कर रहा था, अब सिर्फ जो हर एक बकेट है वो 10,000 मैसेजेस पर सेकेंड ही केटर कर रहा है। ठीक है, बट देयर इज़ अ प्राइस, यहाँ पे हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी कि अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो हमें कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्या है
वो देख लेते हैं। प्रीवियसली नाइकी, जो हम वन पार्टीशन में नाइकी से रिलेटेड सारे इवेंट्स को वन पार्टीशन में राउट कर रहे थे, तो हमारे ऑर्डर मेंटेन थे। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, जो नाइकी है उसके इवेंट्स को हम मल्टीपल पार्टीशंस में राउट कर दे रहे हैं, कि हम नाइकी इवेंट्स पार्टीशन 1 में भी जा रहे हैं, पार्टीशन 2 में भी जा रहे हैं, पार्टीशन 3 में भी जा रहे हैं। तो नो सिंगल ऑर्डरिंग, देयर्स नो लॉन्गर वन नेचुरल सीक्वेंस। हमारा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ा गया है, कि हमारा जो नाइकी 1 वाला है, वो मतलब कि जो नाइकी कॉलन 1 है, ये वाली की कौन जनरेट कर रहा है, ये क्लिक ए, जैसे ही ए वाले यूजर ने क्लिक किया तो नाइकी 1 वाला की जनरेट हुई। अगर बी यूजर ने क्लिक किया तो नाइकी 2 वाली की जनरेट हुई। सिमिलरली सी डी ई एफ जी एच, ऐसी मल्टीपल हमारे इवेंट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस पर राउट होते जाएंगे। विच हैपन्ड फर्स्ट, कि काफका नोज द ऑर्डर इनसाइड ईच पार्टीशन। जो काफका है, अगर सारे सारे इवेंट्स एक ही पार्टीशन के अंदर है तो उसको ऑर्डर याद रहता है। बट देयर इज नो सिंगल ऑर्डरिंग अक्रॉस ऑल पार्टीशंस। अगर जो इवेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सारे इवेंट्स में, तो काफका ऑर्डरिंग को याद नहीं रख पाएगा, ऑर्डरिंग हमारी प्रिजर्व नहीं रहेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ट्रेड ऑफ। इंक्रीजिंग पैरेललिज्म कैन रिक्वायर सेक्रीफाइसिंग ग्लोबल ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर हम पैरेललिज्म हमने इंक्रीज किया है अपनी ग्लोबल ऑर्डरिंग को सेक्रीफाइस करके, सिर्फ नाइकी के लिए। बाकी जो इवेंट्स है जिनमें हॉट पार्टीशन नहीं आया है, वो अपने नॉर्मली जिस पार्टीशन में राउट हो रहे थे उस पार्टीशन में राउट होते रहेंगे। एंड ऑफन दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। ये हमारे लिए कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। क्यों है? क्योंकि फॉर एन एड क्लिक काउंटर यू यूजुअली डोंट केयर वेदर क्लिक ए हैपेंड बिफोर क्लिक बी, यू केयर अबाउट द फाइनल काउंट। दैट्स अ परफेक्ट वर्कलोड फॉर पार्टीशन स्प्रेडिंग। कि यहाँ पे आपको मतलब ही नहीं है कि यूजर ए ने पहले क्लिक किया एड पर या यूजर बी ने पहले क्लिक किया एड पर। जो फाइनल काउंट जनरेट होगा वो टोटल काउंट जनरेट होगा, चाहे ए ने पहले क्लिक किया हो या बी ने पहले क्लिक किया हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डरिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर इस वाली स्ट्रेटजी को यूज़ कर पा रहे हैं, कंपाउंड की को। अगर हमारे लिए ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती, जैसे कि हम इस जो हमारा पहली स्ट्रेटेजी थी, यहाँ पर भी हमारे लिए ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो हमने ये वाली स्ट्रेटेजी चूज कर ली। दूसरा ये है कि दूसरी स्ट्रेटेजी हमारे पास कंपाउंड की वाली है, कि यहाँ पर भी अगर हमारे पास ऑर्डरिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी तो यहाँ पे हम कंपाउंड की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम ये दोनों स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप अपना सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे होगे। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यहाँ पर हम कंपाउंड की को यूज़ कर रहे हैं ऐड क्लिक काउंटर के लिए, जो हमारा ऐड क्लिक वाला काउंटर है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल काउंट की कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने क्लिक्स हुए, उस हिसाब से वेबसाइट के ओनर को पैसे मिल जाएंगे। जो जिसने भी ऐड चलाया होगा वो पैसे दे देगा वेबसाइट के ओनर को, क्योंकि उसको सिर्फ ये मतलब होता है कि टोटल कितने क्लिक्स हुए, उसको ये मतलब नहीं होता कि ए यूजर ने पहले क्लिक किया या बी में। यहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। यू केयर अबाउट द फाइनल काउंट, दैट्स अ परफेक्ट वर्कलोड फॉर पार्टीशन स्प्रेडिंग। तो ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे हॉट पार्टीशंस से डील कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है बैक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन रहती है। कैसे रहती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Sometimes you shouldn't distribute more. You should simply tell the producer, भाई slow down. यहाँ पे हम प्रोड्यूसर को कह रहे हैं कि जैसे प्रोड्यूसर 1 लाख मैसेजेस पर सेकंड जनरेट कर रहा था और काफका को भेज दे रहा था, लेकिन हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ऑर्डरिंग मेंटेन रहे, तो हम प्रोड्यूसर को बोल देंगे कि भाई थोड़ा धीमे हो जाओ, थोड़ा स्लो डाउन कर जाओ। 1 लाख मैसेजेस पर सेकेंड जनरेट ना करके आप 10,000 जनरेट कर लो या 20,000 मैसेजेस पर सेकेंड जनरेट कर लो, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हमारे कंज्यूमर्स, हमारे काफका जो सर्वर है वो इसको टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। सपोज द कंज्यूमर कैन सेफली प्रोसेस 10,000 इवेंट्स पर सेकेंड, बट द प्रोड्यूसर इज सेंडिंग 50,000 इवेंट्स पर सेकेंड। जो हमारा कंज्यूमर है उसकी लिमिट 10,000 ही है, लेकिन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 50,000 इवेंट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम सिस्टम है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो एक्स्ट्रा पेलोड को हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसकी लिमिट ही नहीं है कि वो 50,000 इवेंट्स पर सेकेंड, इतने सारे इवेंट्स को पर सेकेंड हैंडल कर सके। सो द प्रोड्यूसर कैन रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन रेट। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को ही अपना प्रोडक्शन रेट कम करना पड़ेगा। इसे ही हम बैक प्रेशर बोलते हैं।
जो हमारा डाउन स्ट्रीम सिस्टम है, हमारा कंज्यूमर है, वो बोल देगा कि भाई आई कैंट कंज्यूम दिस क्विकली, डोंट कीप पुशिंग एट द सेम स्पीड। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन द प्रोड्यूसर हैज सम कंट्रोल ओवर इट्स प्रोडक्शन रेट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके पास अपने प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करने का कंट्रोल है उसके पास, कि वो अपने प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ पर ही हम इस बैक प्रेशर वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अगर हमारी जो प्रोड्यूसर सर्विसेज हैं वो बहुत लार्ज हैं और वहाँ पे कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वहाँ पर हम बैक प्रेशर को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमने यहाँ पर पढ़े जिनकी मदद से हम हॉट पार्टीशंस वाली जो प्रॉब्लम हमारी आई थी उसको हम टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, एक हद तक हम लोग टेक केयर कर पाएंगे, क्योंकि हॉट पार्टीशन वाली जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो कुछ समय के लिए ही रहती है कि अमेजोन ने कोई सेल इंट्रोड्यूस कर दी या फिर फ्लिपकार्ट ने कोई सेल लाइव कर दी। ठीक है, वहाँ पर हमारे हॉट पार्टीशंस आ सकते हैं, वरना इतने नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 3 हमारे मैकेनिज्म्स हैं जिसकी मदद से हम लोग हॉट पार्टीशंस को टेक केयर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि काफका हमारा कितना ड्यूरेबल है, कैसे ड्यूरेबल है, कैसी कौन कौन से ट्रेड ऑफ्स हमारे आते हैं ड्यूरेबिलिटी के चक्कर में। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं काफका की ड्यूरेबिलिटी की। नाउ लेट्स मूव टू ड्यूरेबिलिटी। वी ऑलरेडी हैव रेप्लिकेशन इन आवर आर्किटेक्चर। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकम्स हाउ मच ड्यूरेबिलिटी डू वी एक्चुअली वांट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आई, वी ऑलरेडी हैव रेप्लिकेशन इन आवर आर्किटेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने मल्टीपल ब्रोकर्स अपने स्पिन अप करके रखे थे, और मल्टीपल ब्रोकर्स मतलब मल्टीपल सर्वर्स, और एक हमारा लीडर ब्रोकर होता है और बाकी दो या 3 जो हमने एक्स्ट्रा स्पिन अप करके रखे हैं उनको हम फॉलोअर बोल देते हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो जो भी इवेंट्स भेजेगा सबसे पहले वो लीडर ब्रोकर के पास जाएगी, वहाँ पर राइट हो जाएंगे, और जो फॉलोअर ब्रोकर्स होंगे वो उस लीडर ब्रोकर को देख के अपने में भी डेटा को रेप्लिकेट कर लेंगे। तो वी ऑलरेडी हैव रेप्लिकेशन इन आवर आर्किटेक्चर। बट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है हाउ मच ड्यूरेबिलिटी डू वी एक्चुअली वांट। हमें कितनी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, कि हमारा सिस्टम क्या बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर हमारे पास यूजर्स कितने हैं, हमारे पास 10,000 यूजर्स हैं तो उसके लिए ड्यूरेबिलिटी कितनी चाहिए होगी, हमारे पास 1 बिलियन यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत होगी कि हमारा जो सिस्टम है वो 1 सेकेंड के लिए भी डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जिस तरह से हम जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं हमें उस हिसाब से ड्यूरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। दिस इज वेयर काफका कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स एन इंजीनियरिंग डिसीजन रेदर देन जस्ट अ डायग्राम। इमेजिन अ पार्टीशन हैज 3 रेप्लिकास, कि हमारे पास 3 ब्रोकर थे जो कि मैंने आपको बताया, ब्रोकर ए जो कि लीडर ब्रोकर है हमारा, ब्रोकर बी जिसमें सारे के सारे हमारे रेप्लिकाज ब्रोकर, ये हमारे रेप्लिका ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर बी ब्रोकर सी, जिनमें एग्जैक्टली इवेंट्स राइट नहीं होते, ये बस ब्रोकर ए को देख के अपने आप में डेटा को रेप्लिकेट कर लेते हैं। जो इवेंट्स आते हैं, जो इवेंट्स वो देख रहे होते हैं, क्योंकि इवेंट्स ही तो आ रहे हैं, काफका का ब्रोकर ही तो है, तो इवेंट्स जो प्रोड्यूसर पुश कर रहा है ब्रोकर में, ब्रोकर भी देखेगा अच्छा न्यू इवेंट पुश हुआ है तो वो उसको रेप्लिकेट कर लेगा। अब मान लो हमारे कोई प्रोड्यूसर है, उसने पेमेंट सक्सेसफुल का एक इवेंट पुश किया काफका में। ठीक है, वो हो गया हमारे लीडर ब्रोकर के पास और वहां पे जाके स्टोर हो गया। द लीडर रिसीव्स इट बट एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट ब्रोकर बी एंड ब्रोकर सी मे नॉट हैव कॉपीड इट येट। ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने जो इवेंट एमिट किया था पेमेंट सक्सेसफुल का, वो सबसे पहले गया ब्रोकर ए के पास, लीडर के पास, और वहां पे जाके स्टोर हो गया। अब जो ब्रोकर बी हैं, ब्रोकर सी हैं, वो एटलीस्ट कुछ समय तो लेंगे ना अपने जो ब्रोकर ए के डेटा को देखकर अपने डिस्क में रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लेंगे ना, चाहे मिली सेकेंड्स हो गया या फिर माइक्रो सेकेंड हो गया, कुछ समय तो वो लेंगे ही लेंगे। लेकिन उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जब हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल इवेंट ब्रोकर ए में जाके स्टोर हो रहा है, उस मोमेंट पर तो हमारे ब्रोकर बी और ब्रोकर सी में ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सो व्हेन शुड काफका टेल द प्रोड्यूसर योर राइट सक्सीडेड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो इवेंट्स एमिट करके काफका में स्टोर कर रहा है तो काफका यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है प्रोड्यूसर के पास कि भाई जो तुमने इवेंट भेजा था वो मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है और स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि काफका को कब वो एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। पहला ऑप्शन
कि ब्रोकर ए में राइट हो गया तब भेजना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ब्रोकर ए और ब्रोकर बी दोनों में राइट हो गया तब भेजना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ब्रोकर ए, ब्रोकर बी, ब्रोकर सी तीनों में राइट हो गया, मतलब कि जो ब्रोकर भी हैं और ब्रोकर सी हैं उनमें भी डेटा एप्लीकेट हो चुका है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हमारे पास कंडीशंस होती हैं, इन तीनों कंडीशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें इमीडिएटली भेज देना चाहिए, आफ्टर वन रेप्लिका भेजना चाहिए, या आफ्टर एवरी रेप्लिका हमें यहाँ पर ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसको भेज देना चाहिए। दैट डिसीजन अफेक्ट्स ड्यूरेबिलिटी एंड लेटेंसी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी के बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी प्रॉब्लम एट द एंड क्या है, कि हमें ये जो राइट सक्सेसफुल वाला, योर राइट सक्सीडेड वाला जो एक्नॉलेजमेंट है ये हमें कब भेजना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक्नॉलेजमेंट्स, प्रोड्यूसर एक्नॉलेजमेंट्स, कि जो भी प्रोड्यूसर इवेंट्स एमिट कर रहा है उसके पास एक्नॉलेजमेंट्स जाते हैं काफका की तरफ से। काफका गिव्स यू एन एक्नॉलेजमेंट सेटिंग कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय ACKS। ठीक है, ACKS शॉर्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट्स। ये काफका हमें एक सेटिंग प्रोवाइड करता है, इसकी मदद से हम लोग एक्नॉलेजमेंट्स भेज सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज हाउ मच कन्फर्मेशन डू आई रिक्वायर बिफोर कंसिडरिंग दिस राइट सक्सेसफुल, कि मुझे कितना कन्फर्मेशन चाहिए होगा एज अ प्रोड्यूसर, मुझे कितना कन्फर्मेशन चाहिए कि मैं ये कंसिडर कर सकूं कि मैंने जो राइट किया था, इवेंट एमिट किया था, वो राइट सक्सेसफुल हो गया। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन इज ACKS इक्वल्स टू ऑल। ACKS इक्वल्स टू ऑल का मतलब है कि हमारे पास जो हमारा लीडर ब्रोकर है, जो हमारे पास फॉलोअर ब्रोकर्स हैं, जब हमारा डेटा लीडर ब्रोकर में राइट हो जाएगा और ब्रोकर बी, ब्रोकर सी भी उसको रेप्लिकेट कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि भाई योर राइट सक्सीडेड, उसको हम बोलते हैं ACKS इक्वल्स टू ऑल, कि जितने भी हमारे पास ब्रोकर्स थे सब में डेटा हमारा रेप्लिकेट हो चुका है, सारे ब्रोकर्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, उसको हम बोलते हैं कि अब उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा प्रोड्यूसर के पास कि भाई जो तुमने इवेंट एमिट किया था वो सक्सेसफुली काफका में स्टोर हो चुका है। तो वही यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम में दिखाया है कि प्रोड्यूसर ने जो इवेंट एमिट किया वो गया लीडर के पास, लीडर को देखकर फॉलोअर 1 और फॉलोअर 2 ने अपने में उसको रेप्लिकेट कर लिया, और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट गया वापस प्रोड्यूसर के पास। द प्रोड्यूसर वेट्स अंटिल द रिक्वायर्ड रेप्लिकास एक्नॉलेज द रिकॉर्ड। जो प्रोड्यूसर है वो वेट करता रहता है जब तक कि उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता। This gives stronger durability, but waiting for more machines inevitably introduces additional latency. ठीक है, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज आई कि यहाँ पर हम, अगर हमारे पास जो लीडर ब्रोकर था और फॉलोअर ब्रोकर्स थे, अगर जो हमारे लीडर ब्रोकर में तो इंस्टेंटली राइट हो जाएंगे इवेंट्स, लेकिन जो हमारे फॉलोअर ब्रोकर्स हैं उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना उनको रेप्लिकेट होने में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो एक्नॉलेजमेंट इवेंट है, एक्नॉलेजमेंट जो मैसेज है, वो सारे ब्रोकर्स के रेप्लिकेशन के बाद जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है रेप्लिकेट होने में, तो यहाँ पर हमारी लेटेंसी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कि हमारे, अगर हम इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर भेज देते कि ब्रोकर ए में राइट हो गया, इमीडिएटली सेंड कर दो प्रोड्यूसर को ये वाला मैसेज कि योर राइट सक्सीडेड, तो यहाँ पर हमारी लेटेंसी कम रहती। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रोकर बी और ब्रोकर सी में भी उसको रेप्लिकेट करवा रहे हैं और उसके बाद वो वाला मैसेज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेटेंसी को बढ़ा रहे हैं, और जिससे कि हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट वेटिंग फॉर मोर मशीन्स। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो बाकी जितने रेप्लिकाज हैं उनमें रेप्लिकेशन होने के लिए वेट कर रहा है। इनएविटेबली इंट्रोड्यूसेस एडिशनल लेटेंसी। यहाँ पर हमारी जो एक एडिशनल लेटेंसी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो वही यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वर्सेस लेटेंसी के बारे में बताया गया है। दिस इज अ क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पर हमारा एक और ट्रेड ऑफ सामने आया है, ड्यूरेबिलिटी और लेटेंसी, कि अगर हमें कम ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो हमारा सिस्टम फास्ट रहेगा, लेकिन अगर हमें ड्यूरेबिलिटी हाई चाहिए तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो रहेगा, जो लेटेंसी होगी वो हाई रहेगी। वहीं यहाँ पे लिखा है कि अगर सिस्टम फास्टेस्ट तो लोअर ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो मैसेज है योर राइट सक्सीडेड वो तुरंत उठ के प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। और अगर हमें हाई ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लोएस्ट रहेगा, जब वो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा जब तक सारे रेप्लिकाज में डेटा रेप्लिकेट ना हो जाए। ठीक है, अब ये हमारी हाई ड्यूरेबिलिटी कैसे हम एंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इफ यू आर प्रोसेसिंग समथिंग डिस्पोजेबल सच एज
some telemetry where occasional loss is acceptable. You may prioritize throughput. If you are processing something like payment completed, losing the event could be catastrophic. You would strongly favor durability. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक ऐसे सिस्टम पर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप कहाँ पर ड्यूरेबिलिटी आपको चाहिए और कहाँ पर ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम टेलीमेट्री लॉग्स की बात करें कि हम टेलीमेट्री लॉग्स को स्टोर कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारे लॉग्स एक साथ जनरेट होते हैं पर सेकंड. अगर उनमें से कुछ हमारा लॉस्ट हो भी जाता है या फिर कुछ डिलीट डेटा हमारा खो जाता है, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी. समझ पा रहे हो आप लोग कि हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी. वहीं यहाँ पर बोला है कि इफ़ यू आर प्रोसेसिंग समथिंग डिस्पोजेबल, कि हम हमारी जो लॉग्स हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं, या वो अगर खो जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होगी. जितनी दिक्कत होगी कब, तब हमारे पास पेमेंट कंप्लीटेड वाला जो इवेंट है वो लॉस्ट हो जाए. ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम टेलीमेट्री लॉग्स के साथ बात करें, तो हम लोग वहाँ पर थ्रूपुट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. हम लोग को वहाँ पर उतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए. तो हम वहाँ पर जैसे ही लीडर ब्रोकर में डेटा राइट होगा, तुरंत हम लोग मैसेज भेज सकते हैं प्रोड्यूसर को कि भाई जो लॉग्स तुम लिखना चाह रहे हो वो उसका इवेंट हमें मिल चुका है. लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने एक पेमेंट कंप्लीटेड वाला इवेंट जनरेट किया है, तो यहाँ पे जो पेमेंट कंप्लीटेड वाला इवेंट है ये किससे रिलेट करता है? ये रियल मनी से रिलेट कर रहा है. जहाँ पर भी हमारा रियल मनी हमारी पिक्चर में आ जाता है, हमारी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं. हमें अपने सिस्टम को उतनी ज़्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है, उतनी ज़्यादा ध्यान से डिज़ाइन करना पड़ता है जहाँ पे हमारा रियल मनी हमारा पिक्चर में आ जाए. क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो उसके डबल पैसे कट जाएं या फिर उसके कम पैसे कटें. हम नहीं चाहते. जितना उसने प्रोडक्ट खरीदा है उसके उतने पैसे कटने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा पेमेंट कंप्लीट वाला इवेंट लॉस्ट हो जाता है और फिर से वो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे यूज़र के 2 बार पैसे कट जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर यूज़र रोने लगेगा, कस्टमर केयर पे कॉल करने लगेगा. तो हमें ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए. तो जहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, हमें वहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है. थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए पेमेंट होने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना हम बेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर एक बार पेमेंट हो गया तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए. वहाँ पे एक बार पेमेंट कंप्लीट हो गया तो वो सक्सेसफुल ही होना चाहिए. हम वहाँ पर हमारे लिए एरर्स एक्सेप्टेबल नहीं है. लूजिंग द इवेंट कुड बी कैटास्ट्रोफिक. यू वुड स्ट्रांगली फेवर ड्यूरेबिलिटी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इन एन इंटरव्यू डोंट जस्ट से आई विल यूज ACKS इक्वल्स टू ऑल. ठीक है, अगर इंटरव्यू में इस चीज़ पे चर्चा हो, इस चीज़ पर बात हो, तो आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हम एक्नॉलेजमेंट्स इक्वल्स टू ऑल यूज़ कर लेंगे. आपको अपना पूरा थॉट प्रोसेस उसको समझाना होगा कि किस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, कि हमें कहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, हमें कहाँ पर थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए. तो वो आपको अपने इंटरव्यूअर को अच्छे से समझाना होगा. से वाई, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दीज आर फाइनेंशियल इवेंट्स, I will favor stronger acknowledgement semantics even at the cost of some write latency. हमारे पास थोड़ी लेटेंसी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास acknowledgement semantics है ये हमारा स्ट्रॉन्गर रहना चाहिए, जिससे कि हमारी ड्यूरेबिलिटी हाई रहे पेमेंट्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल इवेंट्स से रिलेटेड. ओके, सो दैट्स मच स्ट्रॉन्गर सिस्टम डिज़ाइन रीजनिंग. ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से आप लोग अगर कोई सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, तो इस तरह से आप लोग सिस्टम डिज़ाइन के बारे में आप लोग को सोचना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हो और आपको कौन सी फंक्शनलिटी आपको फेवर करनी है, कि आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए या फिर थ्रूपुट चाहिए, आपको ऑर्डरिंग चाहिए या फिर आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो भी आपके पास सिस्टम डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस आते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सोचना चाहिए. आप यहाँ पे जो भी हमारे पास एक सिंगल सॉल्यूशन है जो हमने एक सिस्टम के लिए बनाया, ज़रूरी नहीं कि वो सारे सिस्टम के लिए वही काम करे. चाहे यूट्यूब, अगर हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लें, यूट्यूब के बारे में और हॉटस्टार के बारे में, दोनों ही एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों के सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर में जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का अंतर है. अगर आप लोग कभी YouTube का और हॉटस्टार का आप लोग सिस्टम डिज़ाइन कभी कंपेयर करने की कोशिश करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं. तो ये हमारा टॉपिक कौन सा हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया कि ड्यूरेबिलिटी और लेटेंसी, उन दोनों में हम जो ट्रेड ऑफ कर रहे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के बारे में हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर.
द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रेप्लिकेशन फैक्टर। सपोज रेप्लिकेशन फैक्टर इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पार्टीशन है, पार्टीशन 7, तो उसके 3 रेप्लिकाज हैं। रेप्लिकेशन 3 मतलब कि 3 रेप्लिकाज हैं, एक हमारा जो लीडर रेप्लिका होगा और जो बाकी 2 होंगे वो होंगे हमारे फॉलोअर रेप्लिकाज। देन कंसेप्चुअली हमारे पास पार्टीशन 1 है और उनके 3 रेप्लिकाज हैं। देर आर 3 कॉपीज ऑफ द पार्टीशंस डेटा। इफ वन ब्रोकर डिसअपियर्स, अगर हमारा एक ब्रोकर हमारा अगर यहाँ पे डिसअपियर हो भी जाता है, क्रैश कर जाता है किसी भी वजह से, तो हम दूसरे रेप्लिका को लीडर बना देंगे, और दूसरा भी यहाँ पे क्रैश कर जाता है तो हम तीसरे वाले को लीडर बना देंगे। देयर आर स्टिल सर्वाइविंग कॉपीज। इंक्रीजिंग रेप्लिकेशन फैक्टर गिव्स यू मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर्स, बट इट ऑल्सो मीन्स that you will have to give up your network replication, more infrastructure cost you will have to pay, more network replication, more complex structure it will become, and more disk you will have to handle। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो रेप्लिकेशन फैक्टर, कि अगर हम रेप्लिकेशन सर्वाइविंग कॉपीज़, जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारी कॉपीज़ हैं, उनको अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी लेटेंसी भी बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हमारे पास रेप्लिकास ज़्यादा होंगे, हमारे पास कॉपीज़ ज़्यादा होंगी, तो उसका मतलब है कि हमारे पास डिस्क भी हमारे पास ज़्यादा होगी, डिस्क की मेमोरी, हमें नेटवर्क रेप्लिकेशन भी हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम मल्टीपल सर्वर्स को स्पिन अप कर रहे हैं, वो फ्री थोड़ी ना होते। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स तो पे एज यू गो मॉडल पे काम करते हैं, तो जैसे जैसे आप लोग अपने सर्वर्स बढ़ाते जाओगे, वो उतना वैसे वैसे आपको उतना पैसा उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सिस्टम डिज़ाइन इस तरह से आप लोग डिज़ाइन करते हो सिस्टम को, एक प्रोडक्शन सिस्टम को, कि उसकी कॉस्ट हम कम से कम रखें। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, अगेन नो फ्री लंच। ठीक है, एक यहाँ पे फन स्टेटमेंट है। तो आपने यहाँ पे देख लिया रेप्लिकेशन फैक्टर के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी चीज थी। फिर आगे चलते हैं हम लोग हम यहाँ पे बात करेंगे कंज्यूमर फेलियर के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग ने यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के बारे में देख लिया, हम लोग ने यहाँ पे हॉट पार्टीशंस को कैसे केटर करते हैं उसके बारे में देख लिया, हम लोग ने रेप्लिकेशन फैक्टर के बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कंज्यूमर फेलियर, कि अगर हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे मैंने डायग्राम में कंज्यूमर बनाए थे, मेरे पास एक कंज्यूमर हो सकता है, 2 कंज्यूमर हो सकते हैं, मेरे पास कंज्यूमर ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप्स ही होने वाले हैं। आई होप आप लोग कंज्यूमर ग्रुप्स का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो नहीं भूले होगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर ग्रुप हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर साइड ड्यूरेबिलिटी। अब तक हमने जो बात करी वो प्रोड्यूसर साइड की ड्यूरेबिलिटी की बात करी, कि जो एक्नॉलेजमेंट जा रहा है वो प्रोड्यूसर साइड पर जा रहा है, लेकिन ये जो हमने प्रोड्यूसर साइड की ड्यूरेबिलिटी की बात करी, दिस इज जस्ट ओनली हाफ ऑफ रिलायबिलिटी। द कंज्यूमर्स कैन फेल टू। जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर सर्विसेज हैं, वो भी तो फेल कर सकती हैं। तो अगर वो फेल करेंगी तो हमें उस चीज़ को कैसे टेक केयर करना है, क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम किसी भी सर्विस पे भरोसा नहीं करते, हमारी कोई भी सर्विस कभी भी फेल हो सकती है, हम लोग ये मानकर चलते हैं। तो हम लोग उस हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हम अगर हमारा कंज्यूमर कभी भी फेल कर जाए तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास कंज्यूमर क्या होता है, वो इवेंट्स को पिकअप करता रहता है पार्टीशन में से, और जैसे ही वो इवेंट को पिकअप करके उसको प्रोसेस कर लेता है, वो एक कमिट ऑफसेट को स्टोर करवाता है काफका के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टीशन 0 के अंदर ऑफसेट 100 स्टोर्ड है, मतलब कि 100 से पहले पहले कंज्यूमर ने जितने भी इवेंट्स को प्रोसेस कर लिया है, ये हम ऑफसेट 100 ही तो बता रहे हैं कि 100 से पहले पहले उसने इतने सारे इवेंट्स को, 99 इवेंट्स को प्रोसेस कर लिया है। उसको अब कहाँ से रिज्यूम करना है, उसको 100th इवेंट से रिज्यूम करना है। अ कंज्यूमर रिसीव्स द रिकॉर्ड। कंज्यूमर को रिकॉर्ड रिसीव हुआ, इट नीड्स टू परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क। फॉर एग्जाम्पल काफका से उसको एक रिकॉर्ड रिसीव हुआ। अब कंज्यूमर को क्या करना है, उसको क्रॉलर चलाना है एक वेबसाइट पर, और उसकी HTML को डाउनलोड कर लेना है और उसको S3 पर सेव करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक पॉज लेता हूँ, और आपको जितना आप लोग ने अब तक यहाँ पर पढ़ लिया है इस लेक्चर में, इस वीडियो में, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं और हम लोग देखने वाले हैं। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेन चीज़ है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ये सब पढ़ने में, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम डिज़ाइन
के बारे में सीखना चाहते हो, आपको टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके किसी पेपर में नहीं आने वाला है, ये आपकी खुद की नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को समझने में, जिससे कि आप अगर कल को किसी इंटरव्यू में बैठो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बोल सको, या किसी बड़े प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम पर काम कर रहे हो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, या फिर इन सब चीज़ों को आप डिस्कशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ इसका सिर्फ यही पर्पज़ है। अब वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पर, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कंज्यूमर है उसका एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम क्या है कि वो रिकॉर्ड्स काफका से पिकअप करेगा, और एक वेबसाइट, जो भी वेबसाइट की जो भी वेबसाइट का यूआरएल उस इवेंट में होगा, उस रिकॉर्ड में होगा, उस वेबसाइट पर क्रॉलर को रन करेगा, और क्रॉलर को रन करके एचटीएमएल उसकी डाउनलोड करेगा और उसको S3 में सेव करवाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम है जो कि हमारा कंज्यूमर कर रहा है। A consumer receives the record, it needs to perform some external work. For example, ये हमारा एग्जाम्पल है। Now comes the most important question, when should the consumer commit its offset, कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको अपना ऑफसेट कब कमिट करना चाहिए काफका पर। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, जो हमारा कंज्यूमर होते हैं वो कमिट करते हैं अपने ऑफसेट को काफका पर, कि उन्होंने कहाँ तक के इवेंट्स को प्रोसेस कर लिया है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो हमारा इतने सारे स्टेप हैं जो कि कंज्यूमर परफॉर्म कर रहा है, तो किस स्टेप के बाद कंज्यूमर को अपना ऑफसेट कमिट करना चाहिए काफका पर। दिस डिसीजन डिटरमाइंस वेदर फेलियर्स कॉज लॉस्ट वर्क और रिपीटेड वर्क, ठीक है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे डिसीजन लोगे उस हिसाब से या तो आपको टेक केयर करना पड़ेगा आपका लॉस्ट वर्क, या फिर आपको टेक केयर करना पड़ेगा अपना रिपीटेड वर्क। डेंजरस सीक्वेंस क्या हो सकता है? सपोज द कंज्यूमर डज दिस, कि उसने जो ऑफसेट 100 उसको रीड किया, और रीड करने के बाद ही उसने कमिट कर दिया, कमिट ऑफसेट। इसका मतलब क्या है कि उसने 100th इवेंट को प्रोसेस कर लिया है, लेकिन अभी तक उसने प्रोसेस किया नहीं है। लेकिन अगर हम जो कमिट ऑफसेट है अगर उसको हम इस स्टेप पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारा एक डेंजरस सीक्वेंस बन जाएगा, कि मान लो हमारा जो कंज्यूमर है उसने ऑफसेट रीड किया और उसने कमिट कर दिया, लेकिन डाउनलोड वेब पेज करते वक्त या सेव टू S3 बकेट में सेव करते वक्त हमारा जो कंज्यूमर है वो क्रैश कर जाता है, या किसी भी रीज़न की वजह से ये हमारा जो प्रोसेस है ये पूरा नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हमारी दिक्कत आ सकती है कि हमने तो काफका को बता दिया कि हम 100th इवेंट तक 100 इवेंट को भी प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं हुआ होता, तो यहाँ पर ये वाला जो इवेंट है ये हमारा लॉस्ट हो जाएगा। और अगर ये वाला इवेंट हमारा पेमेंट सक्सेसफुल से रिलेटेड हुआ तो और दिक्कत आ सकती है, कि यूज़र तो देखेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमारे सिस्टम में वो पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने कमिट ऑफसेट कर दिया था, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है वो प्रोसेस पूरा करने से पहले ही हमारा क्रैश कर गया, ठीक है। तो ये इट लुक्स रीजनेबल, बट इमेजिन कि हमने कमिट कर दिया, हमने HTML डाउनलोड कर ली, लेकिन कंज्यूमर हमारा उस पॉइंट पर क्रैश कर गया, हम उसको S3 में सेव नहीं करवा पाए, तो हमारा प्रोसेस तो पूरा हुआ ही नहीं ना, हमारा प्रोसेस तो बीच में ही ख़त्म हो गया, बीच में हमारा क्रैश कर गया। सो व्हेन द कंज्यूमर रीस्टार्ट्स, जब हमारा कंज्यूमर क्रैश करने के बाद जब रीस्टार्ट पे आएगा तो वो देखेगा काफका सीज दैट ऑफसेट 100 वाज ऑलरेडी कमिटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे कमिट कर चुका है। जो हमारा कंज्यूमर है वो ऑलरेडी ऑफसेट 100 वाला इवेंट का ऑफसेट को काफका पे कमिट कर चुका है, तो वो देखेगा कि 100th इवेंट भी प्रोसेस हो चुका है, तो काफका उसको 101th वाला इवेंट भेज देगा, तो 100 वाले इवेंट का क्या, वो हमारा लॉस्ट हो गया। और अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल से रिलेटेड होगा तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, वो फिर चीज़ हमें मैनुअली टेक केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो कितनी ही हम लॉस्ट इवेंट्स को मैनुअली टेक केयर करने वाले हैं, बहुत ही कम, मतलब कि हम तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमें फिर करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पर हमारे कुछ इस तरह के लॉस्ट वाले इवेंट्स आ सकते हैं, तो हमें अपना सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हम इस प्रॉब्लम को भी टेक केयर कर पाएँ। सो द कंज्यूमर मूव्स पास्ट इट, द वेब पेज वॉज नेवर सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, यू हैव इफेक्टिवली लॉस्ट द वर्क। यहाँ पर हम अपने वर्क को लॉस्ट कर चुके हैं, तो हमारा सेफर सीक्वेंस क्या रहेगा कि हम लोग रीड ऑफसेट के जस्ट बाद ही कमिट ऑफसेट ना करके हम लोग वेब पेज को डाउनलोड कर लें, हम लोग उसको S3 में स्टोर करवा लें, और उसके बाद हम लोग ऑफसेट को कमिट करें काफका के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जो भी प्रोसीजर है कंज्यूमर का, वो प्रोसीजर सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कि उसका पूरा काम हो गया, जो भी उसमें लॉजिक हमने राइट किया था, जो भी लॉजिक हमने लिखा था, वो लॉजिक पूरा चल गया है, जो भी उसको काम करना था वो काम हो चुका है, उसके बाद वो कमिट ऑफसेट कर रहा है काफका के अंदर। ठीक है, नाउ सपोज द कंज्यूमर क्रैशेस। अब अगर कंज्यूमर क्रैश भी कर जाता है तो केस ए क्या होगा, क्रैश बिफोर S3 सक्सीड्स। अगर हमारे S3 सक्सीड होने से पहले ही वो क्रैश कर जाता तो क्या होगा कि डाउनलोड एक्स कि हमारा जो फाइल थी HTML की वो तो डाउनलोड हो चुकी है लेकिन S3 में सेव नहीं हुई, ऑफसेट हैजंट बीन कमिटेड, द मैसेज कैन बी प्रोसेस्ड अगेन गुड। कि वो देखेगा कि अगर S3 के पहले ही क्रैश कर गया हमारा कंज्यूमर तो काफका देखेगा कि रीड ऑफसेट अभी भी 100 ही है, 101 नहीं आया है, मतलब कि रीड ऑफसेट 99 पर है। क्योंकि अगर हमारा कंज्यूमर 100 वाला ऑफसेट रीड कर रहा है तो मतलब कि उसमें 99 इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं और हमारा जो कंज्यूमर है वो डाउनलोड वेब पेज के बाद क्रैश कर गया है, तो यहाँ पे कमिट ऑफसेट तो हुआ ही नहीं ना, तो वो फिर से 100 ही देखेगा काफका और फिर से 100 ही पुश कर देगा, कंज्यूमर को बोलेगा कि भाई तुम 100 को पहले अच्छे से कंप्लीट करके आओ। ओके, केस बी क्या हो सकता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सेव टू S3 के बाद हमारा क्रैश करता है, हमारा सेव टू S3 हो गया और उसके इमीडिएटली बाद ही हमारा कमिट ऑफसेट हो जाएगा, तो S3 भी हो गया, कमिट भी हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट गुड। द की प्रिंसिपल इज कमिट ओनली आफ्टर द लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कि हमारा जो भी कंज्यूमर का लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क था वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही हमें कमिट करना है। ठीक है, इसका मोटा मोटा सार ये था कि एक बार जो लॉजिकल वर्क है जिसके लिए कंज्यूमर बना हुआ है, जब वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही कमिट ऑफसेट करो, उसके पहले नहीं। बट दिस क्रिएट्स अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब हम कमिट तो कर रहे हैं एकदम एंड में लॉजिकल वर्क होने के बाद, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी देख लेते हैं। सपोज हमने S3 राइट कर दिया कि हमारे पास जो HTML पेज हमने डाउनलोड किया था उसको हमने S3 बकेट में स्टोर कर लिया सक्सेसफुली, लेकिन और उसके जस्ट बाद हमारा कंज्यूमर क्रैश कर गया। ठीक है, जस्ट बाद हमारा कंज्यूमर क्रैश कर गया, हमारा कंज्यूमर को ऑफसेट कमिट करने का चांस नहीं मिला और वो पहले ही कंज्यूमर क्रैश कर गया। क्योंकि हम इतने बड़े हमारा सिस्टम है, अगर हम बिलियंस ऑफ यूजर्स टेक केयर कर रहे हैं तो हमारी ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी बन सकती हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि S3 में तो उसने सेव कर लिया लेकिन कंज्यूमर क्रैश कर गया कमिट ऑफसेट होने से पहले, तो ये हमारी प्रॉब्लम एट द एंड है। इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नाउ द मैसेज विल बी प्रोसेस्ड अगेन, क्योंकि काफका तो देखेगा क्योंकि कमिट ऑफसेट तो हुआ नहीं है, तो वो फिर से उसके पास तो लास्ट जो इवेंट प्रोसेस्ड है वो 99 है, अगला इवेंट कौन सा प्रोसेस करना है 100th इवेंट प्रोसेस करना है, तो वो 100 वाला ऑफसेट को कंज्यूमर पर भेजेगा। नाउ द और कंज्यूमर देखेगा अच्छा 100 कमिट ऑफसेट 100 आया है, तो वो फिर से 100th वाले इवेंट को फिर से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। द क्रॉलर मे डाउनलोड द सेम पेज, तो ऑलरेडी जो पेज हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है और S3 में स्टोर कर लिया है, फिर से क्रॉलर उस सेम पेज को डाउनलोड करेगा एंड अटेम्प्ट द सेम S3 राइट अगेन। सो वी हैव डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास डुप्लीकेट प्रोसेसिंग हो रही है, जो कंज्यूमर काम ऑलरेडी कर चुका था वो फिर से उस काम को फिर से प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरीली अ बग, ये कोई बग नहीं है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चूजिंग व्हेन टू कमिट। ये सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, हमने किसका कॉन्सिक्वेंस है कि हम कमिट को कहाँ पर किस स्टेप पर हम लोग कमिट करवा रहे हैं, उस स्टेप का कॉन्सिक्वेंस है और कुछ भी नहीं है। द एप्लीकेशन therefore needs to make the external operation idempotent when possible। तो हमें अपना जो कंज्यूमर का लॉजिक है वो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि जैसे ही कंज्यूमर डिटेक्ट करे कि यहाँ पर डुप्लीकेट प्रोसेसिंग हो रही है तो वो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा या ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास S3 की है और उसको हमारे पास जो S3 की है अगर वो सेम S3 की फिर से आई, मतलब कि हमने ऑलरेडी एक बार S3 की प्रोसेस कर ली थी, फिर से हम लोग अगर सेम S3 की पर अगर कंज्यूमर काम कर रहा है तो हम इस तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग द सेम URL ट्वाइस राइट्स टू द सेम डिटर्मिनिस्टिक लोकेशन रेदर देन क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें अपना लॉजिक कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वो दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स ना बनाकर सेम लोकेशन में ही उसको स्टोर कर दे जो हमने वेब पेज डाउनलोड किया है क्रॉलर से।
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स। इट्स ऑफन सेफर टू अलाउ अ रीट्राई देन टू रिस्क लूजिंग एन इवेंट, कि हम जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं उन इवेंट्स को लूज करने की बजाय हम लोग डबल प्रोसेसिंग करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। कि अगर कोई इवेंट हमारे पेमेंट सक्सेसफुल से रिलेटेड है तो हम फिर से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा जो लॉजिक है हमने इस तरह से लिखा है कि अगर डुप्लीकेट प्रोसेसिंग जैसे ही कंज्यूमर देखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और या तो इग्नोर कर देगा या फिर सेम जगह पर स्टोर करवा लेगा उस ऑब्जेक्ट को, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से हमारी एक प्रॉब्लम आई और हमने उस प्रॉब्लम को इस तरह से हम लोग टिक के कर सकते हैं कि हमें अपना लॉजिक इस तरह से अपडेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर ग्रुप्स एंड फेलियर्स, की हमारे पास जो कंज्यूमर ग्रुप है उसमें कुछ फेलियर हो जाए तो उसको हम कैसे टिक के करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, हमारा कंज्यूमर ग्रुप ये होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर ए और ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर बी और ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर सी। ठीक है, तो हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप क्या होते हैं, ये हमारी एक पर्टिकुलर सर्विस होती है जो कि बहुत हैवी सर्विस है और इसके अंदर हमने मल्टीपल सर्वर्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। हमारा कंज्यूमर ए मतलब सर्वर ए, कंज्यूमर बी सर्वर बी, कंज्यूमर सी सर्वर सी। काम इन तीनों सर्वर का एक ही है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 सर्वर्स स्पिन अप कर रखे हैं। सर्विस हमारी कंज्यूमर ग्रुप कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा एक कंज्यूमर फेल कर जाता है तो उस चीज़ को हम कैसे टेक केयर करेंगे। तो वही यहाँ पे दिखाया है कि अगर हमारा जो कंज्यूमर ए है वो पार्टीशन 0 पार्टीशन 1 को हैंडल कर रहा है, कंज्यूमर बी हमारा पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 को हैंडल कर रहा है, कंज्यूमर सी हमारा पार्टीशन 4 और पार्टीशन 5 को हैंडल कर रहा है। देन कंज्यूमर बी सडनली डाइज, अगर एकदम से हमारा कंज्यूमर बी क्रैश कर जाता है तो इट्स पार्टीशंस कैन नॉट सिंपली रिमेन ओनरलेस। ठीक है, जो उसका पार्टीशन है वो ओनरलेस नहीं हो सकते, हमें या तो उसको कंज्यूमर ए में भेजना होगा या फिर कंज्यूमर सी में भेजना होगा। काफका नीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क, तो काफका यहाँ पर वर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। सो द सर्वाइविंग कंज्यूमर्स रीऑर्गेनाइज देयर असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बिफोर क्या था हमारे पास, जो कंज्यूमर ए था वो पार्टीशन 0 पार्टीशन 1 को टेक केयर कर रहा था, बी P2 P3 को टेक केयर कर रहा था और सी हमारा P4 P5 को टेक केयर कर रहा था। हमारा बी क्रैश कर गया तो जो P2 है वो उठ के चला गया ए वाले कंज्यूमर में और P3 हमारा उठ के चला गया सी वाले कंज्यूमर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से जो लोड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग। द इंपॉर्टेंट आइडिया इज कंज्यूमर मेंबरशिप चेंजेस, पार्टीशन ओनरशिप मस्ट बी रिकैलकुलेटेड, कि अगर हमारी कंज्यूमर मेंबरशिप चेंज हुई तो जो पार्टीशन ओनरशिप होगी वो भी रिकैलकुलेट होगी। दिस गिव्स द कंज्यूमर ग्रुप फॉल्ट टॉलरेंस विदाउट रिक्वायरिंग एवरी कंज्यूमर टू प्रोसेस एवरी पार्टीशन। ठीक है, तो अगर हमारे कंज्यूमर ग्रुप में कोई एक कंज्यूमर फेल कर जाता है, कोई एक कंज्यूमर क्रैश कर जाता है, तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो इस तरह से करेंगे जो काफका है वो ऑटोमेटिकली जो पार्टीशंस है उनके ओनर्स को फिर से रीबैलेंस कर देगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि जो भी अवेलेबल कंज्यूमर्स हैं सिर्फ पार्टीशंस उनमें ही राउट हों। ठीक है, मतलब कि जो पार्टीशन की इवेंट्स हैं वो उन्हीं में ही राउट हों जो कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, हम लोग यहाँ पर रीट्राइज की बात करेंगे। हम प्रोड्यूसर पर रीट्राइज की बात करेंगे, हम लोग कंज्यूमर पर रीट्राइज की बात करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे फेलियर्स को देख लिया कि अगर हमारे पास कोई फेलियर आता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि फेलियर आया और वो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। हमारा जो लॉजिक है, हमने कितने भी सर्वर हमने स्पिन अप कर लिया, हमने कैसे भी लॉजिक लिख लिया, लेकिन वो फेलियर होना ही होना है। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रीट्राई परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक स्टेप हमारा फेल कर रहा है तो फिर से रीट्राई करो उस काम को करने की। अगर वो पहली बार फेल किया दूसरी बार रीट्राई करो, दूसरी बार फेल किया तीसरी बार रीट्राई करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रीट्राइज के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने काफका के बारे में देख लिया कि काफका इटसेल्फ कैसे हम लोग ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करते हैं। हम मल्टीपल ब्रोकर्स स्पिन अप कर देंगे जिससे कि ब्रोकर्स में रेप्लिकेशन टर्न ऑन हो जाए और डेटा हमारा रेप्लिकेटेड रहे। कंज्यूमर फेलियर्स हम लोग कैसे टेक केयर करते हैं, हम लोग ऑफसेट्स की मदद से हम लोग कंज्यूमर फेलियर को टेक केयर कर सकते हैं कि जो ऑफसेट है वो काफका में स्टोर्ड रहता है, वो कहाँ से रिज्यूम करना है वो कंज्यूमर वहाँ से पता लगा सकता है। कंज्यूमर ग्रुप फेलियर भी हमने देख लिया, हम रीबैलेंसिंग की मदद से कंज्यूमर फेलियर को टेक केयर कर सकते हैं। बट
देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फेलियर्स, द एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग द मैसेज फेल्स। इसका मतलब है कि जो हमारे काफका के पास जो रिकॉर्ड था, जो इवेंट था, वो उठ करके कंज्यूमर के पास गया। कंज्यूमर ने यूआरएल रीच करना चाहा वाया वाया इंटरनेट। कोई भी रीजन की वजह से या कोई भी कारणवश वो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो फेल कर रही है। द वेबसाइट माइट रिटर्न 500 कि हमारा मान लो इंटरनेट कनेक्शन डाउन है, या फिर मान लो अगर हम S3 वेबसाइट S3 यूआरएल को रीच करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मान लो हमारा S3 वाला जो बकेट है वो डाउन है, S3 वाली जो सर्विस है AWS की तरफ से डाउन है। कोई भी रीज़न की मदद से, कोई भी रीज़न की वजह से हमारा ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो रिक्वेस्ट है ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। द वेबसाइट माइट रिटर्न 500, टाइम आउट, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। काफका इटसेल्फ इज हेल्दी, जो हम काफका अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है, जो कंज्यूमर है वो भी हेल्दी है, बट बिजनेस ऑपरेशन फेल कर रहा है कि जो एक्सटर्नल सर्विस है जिसके साथ हमारा कंज्यूमर ग्रुप कनेक्टेड है वो फेल कर रहा है। दिस इज वेयर रीट्राइज बिकम्स नेसेसरी, कि अगर हमारी पहली रिक्वेस्ट कंज्यूमर ने पहली रिक्वेस्ट ट्राई करी, वो फेल कर गई, दूसरी बार वो रीट्राई करेगा, वो भी फेल कर गया, तीसरी बार रीट्राई करेगा, वो भी फेल कर गया, चौथी बार रीट्राई करेगा, वो मान लो पास कर गया। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम लॉजिक किस तरह से लिख रहे हैं रीट्राई का। हम लोग चाहें तो 10 बार रीट्राई करवा सकते हैं, हम लोग चाहें 100 बार रीट्राई करवा सकते हैं। एक सिंपल सा लूप हमें लगाना होगा और हम मल्टीपल बार रीट्राइज करवा सकते हैं। और यहाँ पे दो तरह की रीट्राइज हो सकते हैं, दो तरह के रीट्राइज होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर रीट्राइज और एक कंज्यूमर रीट्राइज। कि अगर प्रोड्यूसर पे कोई दिक्कत आती है तो रीट्राई कैसे होंगे, और अगर कंज्यूमर में कोई दिक्कत आती है तो रीट्राइज कैसे होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रोड्यूसर रीट्राइज के बारे में। प्रोड्यूसर रीट्राई ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं। प्रोड्यूसर फेलियर इज कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज प्रोड्यूसर ने कोई इवेंट एमिट किया और काफका के अंदर स्टोर करवा दिया, ओके। द नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक्स, अब उसका जो प्रोड्यूसर का वो नेटवर्क कनेक्शन खत्म हो गया, अब वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना काफका से कनेक्टेड है ना किसी सर्विस से कनेक्टेड नहीं है। द प्रोड्यूसर डजंट नो वेदर काफका रिसीव्ड द मैसेज, अब प्रोड्यूसर को पता ही नहीं कि काफका को मैसेज मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो उसका तो इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रॉब्लम है। इट कुड बी मैसेज नेवर अराइव्ड और मैसेज अराइव्ड बट ACK लॉस्ट। ठीक है, तो लेकिन प्रोड्यूसर, ये यहाँ पे ये दो केसेस हमारे हो सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए तो ये एक ही प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर को तो यही लगेगा ना कि मैसेज काफका पर पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। पहला केस क्या है कि मैसेज नेवर एक्चुअली अराइव्ड एट काफका, मैसेज एक्चुअली अराइव ही नहीं हुआ, पहला केस ये। और दूसरा केस ये कि मैसेज तो अराइव हो गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचा, जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारा लॉस्ट कर गया। लेकिन काफका तो उसको एक ही तरीके से देखेगा, वो प्रोड्यूसर तो उसको एक ही तरीके से देखेगा कि मैसेज काफका पर भाई पहुंचा ही नहीं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव बोथ कैन लुक आइडेंटिकल सो इट रीट्राइज, तो उसको तो आइडेंटिकल लगेगा तो वो वहां पे रीट्राई करने की कोशिश करेगा। रीट्राई इन द सेंस वो फिर से मैसेज भेजेगा काफका पर, अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वो फिर से मैसेज भेजता है काफका पर, सेम इवेंट वो फिर से एमिट करता है। अटेम्प्ट 1, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने अटेम्प्ट 1 किया, काफका पर भेजा, उस पर प्रोड्यूसर को वापस एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं तो हमारा फेल कर गया। उस प्रोड्यूसर ने थोड़ा सा वेट किया, उसने एक और बार ट्राई किया, एक और बार इवेंट एमिट किया और काफका पर भेजा, वो भी हमारा फेल कर गया कि एक्नॉलेजमेंट वापस प्रोड्यूसर को नहीं मिला। फिर उसने तीसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार इवेंट एमिट करके काफका पर भेजा, इस बार उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब वहाँ पे उसको दिखेगा कि अच्छा एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल चुका है, मतलब कि ये वाला मेरा जो रिट्राई है ये सक्सेसफुल हो गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वाई रिट्राइंग कैन क्रिएट डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो रिट्राइज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें चीज़ों को रिट्राई करते रहना होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम रिट्राई कर तो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रिट्राई करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती हैं उसको भी देख लेते हैं। इमेजिन दिस कि हमने, जो प्रोड्यूसर ने इवेंट एमिट किया, काफका तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस्ट कर रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट कर गया, प्रोड्यूसर के पास वापस नहीं पहुंचा, तो प्रोड्यूसर को लगेगा कि उसके काफका पर मैसेज पहुंचा नहीं है, तो वो फिर से एक और इवेंट एमिट कर देगा। द प्रोड्यूसर नेवर रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट सो इट थिंक्स काफका डिडंट गेट इट, काफका को वो मैसेज मिला ही नहीं, एंड सेंड्स द सेम इवेंट अगेन। नाउ काफका कुड रिसीव
पेमेंट सक्सेसफुल इवेंट 2 टाइम्स। अगर हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे पेमेंट सक्सेसफुल इवेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट सक्सेसफुल का जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रोड्यूसर को मिला नहीं, तो एक और बार पेमेंट सक्सेसफुल वाला इवेंट एमिट करेगा और काफका को भेज देगा प्रोड्यूसर। नाउ दैट्स अ डुप्लीकेट, क्योंकि जो काफका है वो ऑलरेडी, उसके पास एक और इवेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल से रिलेटेड। अगर वो एक और इवेंट को स्टोर कर लेगा तो यूजर के 2 बार पैसे कट जाएंगे, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दैट्स अ डुप्लीकेट। दिस इज वाई रिट्राइज अलोन आरंट इनफ। तो इसलिए अगर हम रिट्राई को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लॉजिक में, तो हमें उस चीज़ का भी टेक केयर करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारी डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम आई है, इसको हम कैसे टेक केयर करेंगे? इसको हम टेक केयर करेंगे आइडम पोटेंट प्रोड्यूसर की मदद से। इसमें क्या होता है कि हमारा जो काफका है वो एक आइडम पोटेंट प्रोड्यूसर बिहेवियर को एड्रेस कर सकता है। मतलब कि जो काफका है, काफका प्रोवाइड्स आइडम पोटेंट प्रोड्यूसर बिहेवियर टू एड्रेस दिस क्लास ऑफ प्रॉब्लम। ये एक फंक्शनलिटी, एक फीचर प्रोवाइड करता है जहां पर हम आइडम पोटेंसी लगा सकते हैं। आइडम पोटेंसी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जल्दी से गूगल सर्च करो और आइडम पोटेंट का मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ना। एक छोटा सा यहाँ पे होमवर्क है, ठीक है? The underlying idea is simple. A retry of the same logical send should not create another copy of the record. कि अगर हमारे पास काफका के पास एक और सेम लॉजिकल इवेंट उसको मिला है, तो उसको एक और कॉपी नहीं जनरेट करनी उसी रिकॉर्ड की। अगर उस रिकॉर्ड की एक कॉपी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है काफका में, तो काफका को एक और कॉपी जनरेट नहीं करनी उस रिकॉर्ड की अपने अंदर। कॉन्सेप्चुअली क्या है, हमने एक मैसेज सेंड किया, सेंड एक्स, हमने काफका में भेजा, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। प्रोड्यूसर ने फिर से रिट्राई किया, एक्स मैसेज फिर से भेजा, काफका ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये तो हमारा डुप्लीकेट इवेंट है, डुप्लीकेट सेंड है, जो प्रोड्यूसर है उसने एक डुप्लीकेट इवेंट भेज दिया है। तो काफका क्या करेगा, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि उसके पास आइडम पोटेंट प्रोड्यूसर बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने की एक फीचर है उसके पास, जिसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं लॉजिकली। मतलब पोर्ट की मदद से हम लोग उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। मतलब एनेबल डॉट आइडम पोटेंस इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही हमारा ट्रू हो जाएगा तो जो हमारा काफका है वो और स्मार्ट हो जाएगा, वो देखने लगेगा कि हमारे पास डुप्लीकेट इवेंट आ रहे हैं, तो उसको या तो हम इग्नोर कर देंगे या फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग, अगर एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एक ही रिकॉर्ड रखेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है? This is extremely useful whenever producers automatically retry. A typical configuration concept is at enable.idempotence equals to true. The exact production configuration depends on the Kafka client slash version, but the architectural idea is what matters in an interview. ठीक है, यहाँ पे जो exact production configuration है, जो हमारी कोड वाली चीज़ें हैं, वो तो काफका के जो भी आप जिस तरह से कोड लिख रहे हो, .NET में लिख रहे हो या Node.js में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो, ठीक है, वो तो आप लिख लेना। लेकिन इंटरव्यू में क्या मैटर करता है कि आप लोग आर्किटेक्चरल डिसीजन क्या ले रहे हो, आप किस तरह से सोच पा रहे हो, ठीक है? आपको एटलीस्ट चीज़ें पता हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं और उनको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो बात हो गई प्रोड्यूसर रिट्राइज की। हमने यहाँ पे किस तरह से हम प्रोड्यूसर रिट्राइज कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे टेक केयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर रिट्राइज का, ठीक है? कि अगर कंज्यूमर में कुछ चीज़, अगर हमारी कंज्यूमर क्रैश कर रहा है तो उसको हम कैसे टेक केयर करेंगे। तो प्रोड्यूसर रिट्राई क्या था, आई कुडंट सक्सेसफुली सेंड दिस इवेंट। कंज्यूमर क्या बोलेगा, मतलब प्रोड्यूसर को क्या लग रहा था कि मैं इवेंट सक्सेसफुली सेंड नहीं कर पाया हूँ, हर बार उसको ये लग रहा था। कंज्यूमर को क्या लगेगा, आई रिसीव्ड द इवेंट बट कुडंट सक्सेसफुली प्रोसेस इट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारी काफका है और ये हमारा कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर को तो रिकॉर्ड उसने पिकअप कर लिया काफका से, तो यहाँ पर दिक्कत वहाँ पर आएगी कि कंज्यूमर ने तो काफका से रिकॉर्ड पिकअप कर लिया। अब जब हमारा जो कंज्यूमर है वो उस रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहा है, और उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए मान लो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से वो कनेक्ट करता है, जैसे कि S3 की AWS की वेबसाइट हो गई, उससे वो कनेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं हम वहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया, या हमारी AWS की वेबसाइट हमारी अभी डाउन चल रही है, तो वहाँ पर हमारी ये जो रिट्राई वाली चीज़ है वहाँ पर काम आएगी कि हमारी जो कंज्यूमर है उसको बार बार उस एक्सटर्नल वेबसाइट को रीच करने का रिट्राई करना पड़ेगा, और रिट्राई करने में भी कुछ डुप्लीकेट जो प्रॉब्लम आएगी वो हम देखेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, आई रिसीव्ड द इवेंट बट कुडंट सक्सेसफुली प्रोसेस इट।
These are fundamentally different problems. Kafka's storage layer doesn't automatically know whether your business operation succeeded. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है, अब काफका का काम क्या है, बस जो इवेंट्स प्रोड्यूसर उस पर ड्रॉप कर रहा है उसको उठा करके कंज्यूमर को दे देना। अब उसने जो रिकॉर्ड है वो उठा करके कंज्यूमर को दे दिया, उसका काम खत्म। अब कंज्यूमर उसको प्रोसेस कर पा रहा है, उसकी साइट क्रैश कर रही है, एक्सटर्नल साइट डाउन है या उस पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो जो एरर रिसीव होगा वो कंज्यूमर पर ही तो होगा। काफका को तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि उसके पास एरर आ ही नहीं रहा, क्योंकि काफका डायरेक्टली एक्सटर्नल साइट से कनेक्टेड नहीं है ना। जो हमारा कंज्यूमर सर्विस है वो है एक्सटर्नल साइट से कनेक्टेड, तो जो एक्सटर्नल साइट हमारी एरर भेजेगी वो कंज्यूमर को भेजेगी, काफका को पता ही नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, काफकाज स्टोरेज लेयर डजंट ऑटोमेटिकली नो वेदर योर बिजनेस ऑपरेशन सक्सीडेड। उसको पता ही नहीं है कि जो उसका बिजनेस ऑपरेशन है कंज्यूमर का वो सक्सीड हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, काफका ने तो उठा करके रिकॉर्ड को कंज्यूमर को दे दिया। अब कंज्यूमर अगर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जा रहा है तो काफका हैज़ नो आइडिया वेदर ये जो रिक्वेस्ट है एक्सटर्नल वेबसाइट वाली, इट गेव द रिस्पॉन्स एज HTTP 200 और HTTP 500। ठीक है, उसको पता ही नहीं है। द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू। जो हम प्रोड्यूसर रिट्राई में बात कर रहे थे, वहां पर हमारा काफका ही टेक केयर कर ले रहा था आइडेम्पोटेंसी बिहेवियर शो करके, आइडेम्पोटेंसी प्रोड्यूसर बिहेवियर शो करके। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को कौन टेक केयर करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर ही टेक केयर करेगा। अगर कोई एक्सटर्नल साइट एक्सटर्नल रिक्वेस्ट हमारी फेल कर रही है तो हमें उस हिसाब से अपना कंज्यूमर का लॉजिक लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर का लॉजिक कौन लिख रहा है, हम लिख रहे हैं एज अ डेवलपर, तो हमें ही उस चीज़ को टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि काफका के पास उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। द बेसिक कंज्यूमर रिट्राई स्ट्रेटेजी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि अगर कंज्यूमर ने एक रिक्वेस्ट करी एक्सटर्नल वेबसाइट से और वो फेल कर रही है तो हम लोग रीट्राई स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। कि मान लो हमारे पास एक URL है example.com या फिर s3.com या कोई भी हमारा एक्सटर्नल वेबसाइट का URL, कंज्यूमर इस वेबसाइट की URL को रीच करने का ट्राई कर रहा है रिक्वेस्ट करके, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। कंज्यूमर ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट 1 उसने ट्राई किया, टाइम आउट हो गया, रिक्वेस्ट फेल हो गई, फिर वो थोड़ी देर वेट करेगा, फिर से रीट्राई करेगा। अटेम्प्ट 2 उसने रीट्राई किया, फिर से वो फेल हो गया, टाइम आउट हो गई या कोई भी सर्वर एरर आ गया, फिर से वो थोड़ी देर वेट करेगा, फिर से रीट्राई करेगा। अटेम्प्ट 3 में उसको सक्सेस मिल गया कि जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ओनली आफ्टर सक्सेस कमिट ऑफसेट, एक बार सक्सेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कमिट ऑफसेट होगा, ये हमने देख लिया था। कंसेप्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उसने रिकॉर्ड को रीड किया, उसको प्रोसेस किया, अगर उसको फेलियर आता है तो वो रीट्राई करेगा, अगर उसको फेलियर नहीं आता है तो वो कमिट कर देगा कि भाई ये जो रिकॉर्ड है इसको मैंने सक्सेसफुली प्रोसेस कर लिया है, इसका ऑफसेट कमिट ये लो, मैंने इसको प्रोसेस कर लिया और अपना ऑफसेट कमिट नंबर बढ़ा लो। ठीक है, 100 को बढ़ा के 101 कर लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंज्यूमर रीट्राई के बारे में तो देख लिए, बट व्हाट इफ द एरर नेवर गोज अवे। मान लो जो हमारी AWS की वेबसाइट है, एक्सटर्नल वेबसाइट, वो अभी भी डाउन चल रही है, वो 3 रीट्राई के बाद भी वो जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस नहीं हुई। दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सपोज अ पर्टिकुलर URL इज परमानेंटली ब्रोकन। जिस भी एक्सटर्नल वेबसाइट से हमारा जो कंज्यूमर है वो कनेक्टेड है, वो मान लो अभी परमानेंटली ब्रोकन ही है। कंज्यूमर अटेम्प्ट 1 ट्राई किया, फिर भी उसको 404 एरर मिला, अटेम्प्ट 2 ट्राई किया, फिर भी एरर, 3, 4 एंड सो ऑन, उसको एरर मिल ही जा रहा है। इफ वी कीप रिट्राइंग फॉर एवर, वन बैड इवेंट कैन ब्लॉक प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा एक कंज्यूमर एक टाइम पर एक ही इवेंट को प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है, और अगर वो उसी इवेंट को बार बार रिट्राई करता रहेगा तो हमारा यहाँ पे सिस्टम हमारा स्लो हो सकता है, क्योंकि बाकी इवेंट्स फिर वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल टर्म आता है, इसका नाम है डेड लेटर क्यूज और डेड लेटर टॉपिक्स। मोटा मोटा सार इसका ये है कि हमारे पास जो भी इवेंट है, जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जो सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हो पाया है, उसको उठा करके एक अलग कंटेनर में स्टोर कर लो। ठीक है, डेड लेटर क्यू का बस इतना सा मतलब है कि जो भी इवेंट है, अगर एक्सटर्नल वेबसाइट उसकी काम नहीं कर रही है, किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर वो इवेंट प्रोसेस नहीं हो पाया है तो उसको उठा करके एक अलग डेड लेटर क्यू में पुट कर दो, जिससे कि जो बाकी इवेंट्स हैं उनको अपना चांस मिल सके, वो अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकें।
और ये जो हमारा इवेंट होगा, जो हमारा रिकॉर्ड होगा, जो कि डेड लेटर क्यू में है, इसको हम टेक केयर करने के लिए अलग से लॉजिक लिख सकते हैं, या फिर हम मैनुअली भी इसको टेक केयर कर सकते हैं। A message that repeatedly fails can eventually be moved somewhere separate instead of blocking the main stream। तो हमारा जो मेन स्ट्रीम है वो कंटिन्यू रहे, वो अपना रिज्यूम्ड रहे, वो ब्लॉक्ड ना रहे। इसलिए हम जो मैसेज है जो रिपीटेडली फेल कर रहा है उसको उठा करके अलग से हम एक सेपरेट डेड लेटर क्यू में रख देते हैं। तो मेन टॉपिक से उठ के रिकॉर्ड कंज्यूमर पर जा रहा है, और जो कंज्यूमर पर जा रहा है, जो रिकॉर्ड कंज्यूमर उसको उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करने का ट्राई कर रहा है, उसको फेलियर मिला, उसने एक और बार रिट्राई किया, उसको फिर फेलियर मिला, उसने एक और बार रिट्राई किया, उसको फिर फेलियर मिला, उसको ने एक और बार ट्राई किया, उसको फिर फेलियर मिला, एंड स्टिल फेलिंग। और अगर हमने अपना लूप 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लगा रखा है कि 5 बार रिट्राई करने के बाद इस पर्टिकुलर मैसेज को आप डेड लेटर क्यू में डाल देना, तो हम उसको डेड लेटर टॉपिक में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रिट्राई मैकेनिज्म काम करता है। और अगर वो फेल होता रहे बार बार, तो हम उसको डेड लेटर टॉपिक में उठा करके डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नाम है, डेड लेटर क्यूज और डेड लेटर टॉपिक। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ हेल्दी मैसेजेस कैन कंटिन्यू फ्लोइंग while the problematic event is isolated for later investigation और manual recovery। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे बाकी के जो हेल्दी मैसेजेस हैं, अगर एक पर्टिकुलर मैसेज में कोई दिक्कत है तो उसको हम डेड लेटर क्यू में डेड लेटर टॉपिक में डाल देंगे, और जो हमारे हेल्दी मैसेजेस हैं वो इट विल कंटिन्यू फ्लोइंग while the problematic event is isolated for later investigation और manual recovery। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी। आपको सिस्टम डिज़ाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझने को मिले होंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आई, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आई, लेकिन हमने उन सबको एकदम आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में समझने की पूरी कोशिश की। ठीक है, और आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम लोग हॉट पार्टीशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम लोग 3 तरीके से हैंडल करते हैं, रिमूव द की, कंपाउंड की, और हमारा हो गया बैक प्रेशर। फिर हमने ड्यूरेबिलिटी की बात करी थी, और जो हमारा ट्रेड ऑफ होता है ड्यूरेबिलिटी और लेटेंसी का, उसके बारे में हम लोग ने बात की थी। और फिर हमारा नेक्स्ट आया था यहाँ पे रेप्लिकेशन फैक्टर। ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होगे। फिर हमारा कंज्यूमर फेलियर आया था, इसको हम कैसे टेक केयर करते हैं। फिर हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारी क्या प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारे पास रीजनिंग है वो हमने देखी, किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। हमने कंज्यूमर ग्रुप्स एंड फेलियर्स के बारे में देख लिया कि हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप है, उसमें एक कंज्यूमर फेल कर जाता है तो हमें रीबैलेंसिंग करनी होती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। फिर हमने रीट्राइज के बारे में देख लिया कि प्रोड्यूसर रीट्राई करता है और उसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है, और जब कंज्यूमर रीट्राई करता है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी, और ये लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट किया है तो मैं यहाँ पर आप लोग को शाबाशी देना चाहता हूँ। आप लोग सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पे एकदम चीज़ों को इन डेप्थ समझने के लिए आए हो, क्योंकि आपको ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से समझाने में, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने में। और आई होप आपको एकदम चीज़ें सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग के कोई भी कमेंट्स हो, आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो या बेकार लगा हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, जिससे कि मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस लेक्चर को हम लोग कितना ही रखते हैं। इसका काफका का एक लास्ट लेक्चर हो बचा है, उसको मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।